नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट लोकेंद्र कुमार और आज हम डिस्कस करेंगे स्कॉलरशिप्स के बारे में। स्कॉलरशिप्स, फेलोशिप्स क्या होती हैं, क्यों ज़रूरी होती हैं, कौन कौन सी ऐसी फेलोशिप्स होती हैं जो स्कूल लेवल पर होती हैं, जो कॉलेज लेवल पर होती हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे होती हैं और पीएचडी लेवल पे होती हैं। बहुत सारी फेलोशिप्स पीएचडी के बाद भी होती हैं। तो ऐसी ही फेलोशिप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे जो है अप्लाई कर सकते हैं इन फेलोशिप्स को। इसीलिए दोस्तों मैं ये सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिस सीरीज में हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता है कि फेलोशिप्स कितनी ज़रूरी होती हैं किसी स्टूडेंट के लिए। फेलोशिप्स को ब्लैंक चेक भी कहा जाता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि फेलोशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके करियर के लिए। कहीं आप अप्लाई करते हैं, वहाँ भी आप फेलोशिप्स का यूज़ कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि मुझे वो फेलोशिप मिली थी, तो आपके चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं। फिर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, वहाँ भी आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी फेलोशिप्स के लिए अप्लाई करते हैं, वहाँ भी आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फेलोशिप्स को एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये ब्लैंक चेक होते हैं, तो कभी भी आप एनकैश कर सकते हैं इन चेक्स को। इसलिए अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, ऐसी फेलोशिप्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेरेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे के लिए कौन कौन सी फेलोशिप्स अवेलेबल हैं, ताकि आप स्कूल के साथ कोऑर्डिनेट कर सकें, उनके साथ डिस्कशन कर सकें और एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर सकें। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपका फ्यूचर स्टेप क्या है, कहाँ आप जाना चाहते हैं, कौन सी तरह की एकेडमिक क्वालिफिकेशन आप लेना चाहते हैं, कैसी रिसर्च करना चाहते हैं। तो इसी सीरीज़ में हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं फेलोशिप्स। हमारी फेलोशिप और मैं कहूँ स्कॉलरशिप सीरीज़ में सबसे पहली फेलोशिप मैं इंक्लूड करूँगा दोस्तों इंस्पायर फेलोशिप। तो इंस्पायर फेलोशिप क्या है? एक पूरा प्रोग्राम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा प्रोग्राम है, जिसमें डीएसटी इन्वॉल्व है, जो कि है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इसमें दूसरी एजेंसियाँ भी इन्वॉल्व है, जैसे नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन हो गया, NIF भी इन्वॉल्व है। और इसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। स्कूल लेवल पे अलग कंपोनेंट हैं, कॉलेज लेवल पे अलग कंपोनेंट हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन PhD लेवल पे और फैकल्टी लेवल पे अलग अलग कंपोनेंट हैं। तो हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं स्पेशली फोकस करना चाहूँगा जो स्कूल लेवल पे जो फेलोशिप्स दी जाती हैं, स्पेशली इन द इंस्पायर प्रोग्राम। तो मैं जो इंस्पायर प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ अभी दोस्तों, तो ये DST का एक लॉन्च किया हुआ प्रोग्राम है, जो कि ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको, उनके आइडिया को, उनको जो है प्रमोट करता है, उनको सपोर्ट करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्कूल लेवल पे इसके क्या कंपोनेंट हैं, कॉलेज लेवल पे क्या है और PhD लेवल पे क्या है। तो सबसे पहले इन जनरल बात कर लेते हैं इंस्पायर प्रोग्राम की। इंस्पायर प्रोग्राम मैं इसलिए भी ले रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक इंस्पायर फेलो रहा हूँ। PhD में मुझे इंस्पायर फेलोशिप अवार्ड हुई थी, और जिसने मुझे 5 साल के लिए सपोर्ट किया था। और इंस्पायर फेलोशिप ने बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के लिए भी मुझे सपोर्ट किया था, जैसे कॉन्फ्रेंस में अगर आप जाते हैं थ्रू इंस्पायर, DST इंस्पायर आप जो है सपोर्ट किए जा सकते हैं। तो DST इंस्पायर फेलोशिप ने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया PhD में, और 5 साल तक सपोर्ट किया, और काफ़ी ज़्यादा जो है मैंने इसमें मेरी रिसर्च में ये हेल्पफुल रही दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं ओवरऑल DST प्रोग्राम की। तो इस पे DST इंस्पायर फेलोशिप एक कंपोनेंट है। पूरे प्रोग्राम में क्या है, आपके पास सबसे पहले आ जाता है सीट्स, SEATS। तो सीट्स की फुल फॉर्म है स्कीम फॉर अर्ली अट्रैक्शन ऑफ टैलेंट्स। तो अर्ली अट्रैक्शन मीन्स ये जो है स्कूल के बच्चों के लिए है, ये है 10 से लेके 15 साल के बच्चों के लिए स्कीम होती है। इसमें 2 कंपोनेंट मेन आते हैं। पहला है इंस्पायर अवार्ड, जिसको मानक भी कहा गया है। तो मानक की फुल फॉर्म है दोस्तों मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशंस एंड नॉलेज। तो इस फुल फॉर्म से आपको आइडिया लग जाएगा कि आइडिया जो है, नए नए आइडिया, इनोवेटिव आइडियाज जो हैं वो स्टूडेंट से लिए जाने की कोशिश है यहाँ पे।
तो स्टूडेंट को बोला जाएगा कि आप अप्लाई कीजिए, अपने आइडिया को फॉरवर्ड कीजिए, आप अपने आइडिया को अपने स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को बताइए, वो अप्लाई करेंगे। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये मानक फेलोशिप क्या है। तो ये तो हो गया सीट में आपके पास एक सीट्स में आपके पास आ गया इंस्पायर मानक, और दूसरा इंस्पायर इंटर्नशिप होती है जिसमें कैंप्स वगैरह ऑर्गेनाइज होते हैं। लेकिन मुझे ये जो इंस्पायर मानक अवार्ड है, इंस्पायर अवार्ड जो कि जिसको मानक नाम दिया गया है, ये बहुत ही अट्रैक्टिव लगा क्योंकि इसके जो कंपोनेंट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और ये तो बात होगी इंस्पायर सीट्स की, जो कि 10 से लेके 15 साल के बच्चों के लिए होता है और 6ठी से लेके 10वीं के जो बच्चे होते हैं उनके लिए होता है। और इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं ये हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि अलग दूसरे जो कंपोनेंट है इंस्पायर फेलोशिप के वो क्या है। सीट्स के बाद आ जाता है SHE, शी कंपोनेंट है जिसमें स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन, SHE स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन आ जाता है। तो इसमें जो है 10th के बाद जो बच्चे होंगे वो अप्लाई करेंगे ताकि वो हायर एजुकेशन में कुछ कर सकें। उसके बाद आ जाता है AORC, एश्योर्ड अपॉर्चुनिटी फॉर रिसर्च करियर। ये आ जाती है आपकी PhD लेवल पे और पोस्ट डॉक लेवल पे, फैकल्टी लेवल पे जो है ये इंस्पायर का कंपोनेंट सपोर्ट करता है, जिसमें मुझे भी अवार्ड हुआ था इंस्पायर फेलोशिप, और जिसमें मैंने अपनी PhD कंप्लीट की थी 5 साल के लिए। तो आपको जो गवर्नमेंट इंडिया फुल्ली सपोर्ट करती है 5 साल के लिए, और उसमें आप रिसर्च करते हैं, पब्लिश करते हैं अपने पेपर, वो सबमिट करते हैं एज ए रिपोर्ट। तो ये कुछ रहता है, ये एडवांस कंपोनेंट जो है उसको हम अलग वीडियो में कवर करेंगे। आइए दोस्तों इस वीडियो में कवर करते हैं इंस्पायर मानक को। अब जो इंस्पायर मानक है, मैंने आपको बताया कि इसकी फुल फॉर्म है मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशंस एंड नॉलेज, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसमें जो है कौन कौन से कैंडिडेट्स, किस किस एज ग्रुप के कैंडिडेट आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं 10 से लेके 15 साल के जो बच्चे हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब स्कूल लेवल पे ऑब्वियसली, तो ये स्कूल लेवल पे ये फेलोशिप दी जाएगी थ्रू DST। आइए दोस्तों थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि ये कंपटीशन कैसे रहेगा। तो सबसे पहले स्कूल लेवल पे एक कंपटीशन होगा जिसमें स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और प्रिंसिपल को अपना आइडिया देंगे। प्रिंसिपल उसमें से 2 या 3 मान लीजिए आइडिया सेलेक्ट करके DST को फॉरवर्ड करेगा, अप्लाई करेगा। उसमें DST सेलेक्ट करेगी और जो है उनको 10,000 रुपये दिए जाएंगे उनका मॉडल बनाने के लिए। फिर वो मॉडल जो होगा वो डिस्प्ले होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है उन मॉडल का कंपटीशन होगा, स्क्रीनिंग होगी। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मान लीजिए आपके पास 10,000 मॉडल सेलेक्ट हो जाते हैं, तो वो जाएंगे स्टेट लेवल पे, जहाँ पे स्टेट लेवल पे स्क्रीन होंगे। तो उसमें जो 60 प्रोजेक्ट सेलेक्ट होंगे, वो 60 प्रोजेक्ट जो है राष्ट्रपति भवन में उनका डिस्प्ले होगा, और इनोवेशन फेस्टिवल उनके लिए ऑर्गेनाइज होगा जिसमें वो डिस्प्ले होंगे। और जो 60 जो प्रोजेक्ट जो सेलेक्ट हुए हैं उनका प्रोटोटाइप तैयार किया जाएगा, जो कि बहुत बढ़िया मॉडल होंगे। उनको एक मेंटरशिप दी जाएगी, सपोर्ट की दी जाएगी फ्रॉम वेरियस साइंटिस्ट्स, वेरियस रिसर्चर्स, उनके साथ बच्चों के साथ मिलके उन प्रोजेक्ट्स पे काम करके उनका प्रोटोटाइप तैयार किया जाएगा। तो ये एक बहुत ही इनोवेटिव स्कीम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, स्पेशली बच्चों के लिए। उनको उनका माइंड सेटअप चेंज करने की इसमें कोशिश की गई है, उनको थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड करने की कोशिश की गई है। तो ये जो मानक इंस्पायर अवार्ड स्कीम है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट स्कीम है बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। और पेरेंट्स की भी इसमें इनपुट ज़रूरी है, क्योंकि वो सबसे पहले जो आइडिया जो डिस्कस होंगे, वो जनरेट होंगे, वो स्टूडेंट और पेरेंट्स के बीच में होंगे ऑब्वियसली। तो इसमें जो है पेरेंट्स का एक्टिव रोल होना बहुत ज़रूरी है। तो अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों कि आइडिया, कौन कौन से आइडिया, किस तरह के आइडिया जो हैं वो DST चाहती है कि उनको फॉरवर्ड हों। तो इसमें आइडिया का क्राइटेरिया उन्होंने कुछ रखा है कि किस तरह के आइडिया जो हैं वो सपोर्ट करेंगे। उसमें है पहला कि नोवेलिटी यानी आइडिया जो है नया होना चाहिए।
ऐसा नहीं कि ऑलरेडी किसी प्रोजेक्ट पे काम हुआ है, किसी टेक्निक के बारे में आप बता रहे हैं, कोई मशीन आप बनाना चाहते हैं, वो ऑलरेडी बनी हुई है, उसको आप फिर से बिल्ड करना चाहते हैं, तो वो वैसे आइडिया जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगे। तो आइडिया नया होना चाहिए, नोवेलिटी होनी चाहिए। दूसरा, सोशल एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए, यानी जो आम नागरिक हैं उनकी हेल्प होनी चाहिए उसमें से। तो डे टू डे लाइफ में उस प्रोजेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, वो एक ज़रूरी फैक्टर आ जाता है इसमें। तीसरा, एनवायरनमेंट के लिए अगर कोई प्रोजेक्ट है जिसमें आप ऐसा काम करना चाहते हैं जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप वो जो है उस पर प्रोजेक्ट लिख के भेजिए उनको, वो भी कंसीडर किए जाएंगे। उसके बाद यूज़र फ्रेंडली जो है उस तरह के प्रोजेक्ट भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट लिख दिया है और यूज़र फ्रेंडली नहीं है वो, तो इस तरह के प्रोजेक्ट जो हैं रिजेक्ट हो सकते हैं। यूज़र फ्रेंडली प्रोजेक्ट जो हैं वो एक्सेप्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसके बाद है कि अगर आप ऑलरेडी किसी टेक्निक पे काम करना चाहते हैं, मान लीजिए किसी मशीन पे काम करना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि उस मशीन को मैं थोड़ा सा एडवांस करूं, इस तरह के प्रोजेक्ट भी जो है वो कंसीडर हो जाएंगे दोस्तों। तो ये ज़रूरी है समझना, इन क्राइटेरिया के ऊपर जो है अपने प्रोजेक्ट को आप मापिए, फिर उसके बाद वो प्रोजेक्ट जो है आप बिल्डअप कीजिए, सबमिट कीजिए, अपने प्रिंसिपल को सबमिट कीजिए और उसके चांसेस जो हैं बढ़ जाएंगे फिर सिलेक्ट होने के। तो इसमें मैंने आपको बताया नोवेलिटी, सोशल एप्लीकेबिलिटी, एनवायरनमेंट फ्रेंडली, यूज़र फ्रेंडली और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होनी चाहिए एग्जिस्टिंग टेक्निक्स के ऊपर। तो इस तरह के प्रोजेक्ट जो हैं वो एक्सेप्ट किए जाएंगे। तो ये था दोस्तों जहां मैंने आपको बताने की कोशिश की, जनरल आइडिया देने की कोशिश की कि जो स्टूडेंट लेवल पे, जो स्कूल लेवल पे इंस्पायर का कंपोनेंट है उसको वो कैसे ऑपरेट होता है, उसका नाम दिया गया है मानक, उसको नाम दिया गया है जो कि 10 से लेकर 15 साल के बच्चों के लिए है। और उसमें से हर स्कूल से 2 से लेकर 3 तक प्रोजेक्ट जो है वो डीएसटी कंसीडर करेगा और टोटल 1 लाख के लगभग जो है प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होंगे और 1 लाख स्टूडेंट्स को वो 10,000 रुपये उनका प्रोटोटाइप डेवलप करने के लिए ऑफर करेंगे। और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंपटीशन होगा, स्टेट लेवल पे कंपटीशन होगा और वहाँ से वो पहुँचेंगे, जो 60 प्रोजेक्ट होंगे वो पहुँचेंगे आपके नेशनल लेवल के ऊपर, जहाँ पे वो राष्ट्रपति भवन दिल्ली में डिस्प्ले किए जाएंगे और उन प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया जाएगा जो एडवांस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के, उनके जो प्रोफेसर रिसर्चर्स हैं उन पे काम किया जाएगा और वो बच्चों के साथ मिलके काम करेंगे और उनका जो है एक्चुअल जो मशीन का प्रोटोटाइप है या किसी भी टेक्निक का प्रोटोटाइप है वो तैयार करेंगे। तो ये बहुत ही इनोवेटिव प्रोजेक्ट है और मुझे उम्मीद है कि आपको जो है आइडिया मिला है। अगर आप एक पेरेंट है तो आपको आइडिया मिला है कि आप जो है अपने बच्चों को तैयार कीजिए। अगर आपका बच्चा 10 से लेकर 15 साल के बीच में है, 6ठी से लेके 10th के बीच में अगर वो किसी क्लास में है, तो आप उसको जो है इस तरह से तैयार कीजिए, उसकी थिंकिंग प्रोसेस को इस तरह से डेवलप कीजिए कि वो एक नया आइडिया लेके आए और उसके लिए भी एक एक्साइटिंग एक्सरसाइज होगी, उसमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी। आजकल बहुत सारा नॉलेज ऑनलाइन अवेलेबल है, आप सर्च कर सकते हैं। किसी भी नई टेक्निक के बारे में आपको जानना है तो आप YouTube में जाइए, सर्च कीजिए, आपको कोई ना कोई वीडियो ज़रूर उस टेक्निक पे बना हुआ मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको इस वीडियो से इस फेलोशिप के बारे में पता लगा होगा। आगे हम दूसरी जो फेलोशिप्स हैं मैंने आपको बताया, SHG शी फेलोशिप है और फैकल्टी फेलोशिप है, PhD स्टूडेंट्स के लिए फेलोशिप है, वो इंस्पायर का ही कंपोनेंट है। लेकिन बहुत सारी अलग अलग ऐसी फेलोशिप्स हैं जो कि स्टूडेंट लेवल पे और PhD पोस्ट डॉक लेवल पे होती हैं, वो भी हम इस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूं आपको जो है नोटिफिकेशन इमीडिएटली उस वीडियो की मिल जाए और आपकी नॉलेज जो है बढ़े और आपको पूरा आइडिया हो जाए कि किस तरह से मुझे अपना आगे का फ्यूचर करियर जो है वो प्लान करना है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में जहां पे हम ऐसी ही इंटरेस्टिंग बातें डिस्कस करेंगे और शेयर करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार दोस्तों।